और यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से आपको प्रयास ये करूँगा कि आप 95 प्लस स्कोर करें किसमें, सोशल साइंस में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक, कि अब आता है कि रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। ठीक है, जो हमारी नीड को फुलफिल कर दे, हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर दे, वो रिसोर्सेज है। आप सिंपल इतना लिखाएंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, जो 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 टेक्नोलॉजिकल भाई उपलब्धता हो, जिसकी एबिलिटी हो, है ना, और इकोनॉमिक रूप से भी उसकी कोई वैल्यू हो, संभाव्य हो। ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से भी वो, कल्चरल भी वो वैलिड हो, मान्य हो। राइट, तो यहाँ पे कुछ ये इंटरलेशन दिखाया गया कि ह्यूमन किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस या नेचुरली जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनको यूज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे उसको रिसोर्स में तब्दील कर सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन तो रिसोर्सेज का कई भागों में डिवीजन करिए। मेनली कुछ भाग हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इन 4 भागों में मेनली इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब इनके भी कुछ भाग होते हैं, बायोटिक। अब बायोटिक सिंपली अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम इनको बोल सकते हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक है, जो हमें बायोटिक जो जैव से प्राप्त हो, जो नेचुरली प्राप्त हो, है ना, मतलब जो जीवित हो, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य। ठीक है, तो ये सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेस है। अबायोटिक जो निर्जीव वस्तुओं से, मिनरल्स, रॉक्स, ये सब क्या है, अबायोटिक है। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट हम जैसे पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो इनमें क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल। भाई एक ऐसे रिसोर्स जिनको रिन्यू एक बार यूज़ कर ले तो दोबारा आ सकते हैं। जैसे हमने एयर है तो ऐसा तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, है ना, हम यूज़ कर रहे हैं एज ए ऑक्सीजन, उसका ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, हवा का, पानी का और सोलर एनर्जी का, ये चलता रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं एक बार जो ख़त्म होने के बाद हमें प्राप्त नहीं होंगी। फॉसिल फ्यूल हो गया, क्योंकि इनमें हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, नहीं, हज़ारों वर्ष में पता नहीं कितनी सदियों में चीज़ें बन के तैयार हो पाएँ। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इनको रिन्यू नहीं कर सकते। राइट, है ना, क्या इनका द्वारा रिन्यू नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अब क्या आता है कि भाई स्वामित्व के आधार पे, अब ये भी है कि भाई स्वामित्व के आधार पे भी रिसोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, हाउस है, कार है, बुक्स है, पेन है, आपका बैग है, आपका बेड है, तो ये भैया इसके मालिक आप हैं, आपका वीडियो गेम है, ये सब क्या है, तो ये इंडिविजुअल है, मतलब आपका है। अब भाई कम्युनिटी वाला आ गया, कम्युनिटी के आधार पे, है ना, व्यक्ति क्या है, कम्युनिटी के आधार पे। तो जो समाज का है, सोसाइटी है, जैसे आपका सोसाइटी में पार्क है, गांव में आपके पार्क है, शहर में आपके पार्क है, जहाँ पे झूले लगे हुए हैं, आपका ऐसा नहीं आपका ही है, इंडिविजुअल आपका नहीं, भाई आपकी कार हो सकती है, आपका पेन हो सकता है, बुक्स होता है, लेकिन ऐसा नहीं जो सरकार ने लगवाया वो आपका। ठीक है, तो कम्युनिटी और प्ले ग्राउंड है, वो सभी का है। फिर आता है नेशनल, फिर क्या आता है नेशनल, जैसे रोड हैं, रेलवेज़ हैं, फॉरेस्ट है, लैंड है, रिवर है, यहाँ पे सरकार का आधिपत्य है, यहाँ पे सरकार की चलती है। ठीक है, अब आता है इंटरनेशनल। भाई इंटरनेशनल भी है, इंटरनेशनल रिसोर्स भी ये है कि, और इसकी भी कोई एक डेफिनेशन है कि भाई जो अगर किसी भी कोई देश है उसकी तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से जो खुले, जो ओपन सी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ओपन सी। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इसकी देख रेख करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के आधार पे भी चीज़ें हम जज कर सकते हैं। ठीक, जैसे पोटेंशियल, जिनमें संभावी, मतलब पोटेंशियल, जिनमें पोटेंशियल है, इनको डेवलप किया जा सकता है। जैसे पोटेंशियल है इनमें, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, लेकिन हमारे देश में इतना भी इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ना। इनमें पोटेंशियल है, अगर इन रिसोर्सेज को हम और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। और फिर डेवलप है, जो करंटली डेवलप चल रही है चीज़ें। ठीक, करंटली यूज़ वो सारी चीज़ें जो डेवलप हैं, स्टॉक में है। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करें, है ना, किसके बाद, हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में इतनी चर्चा अगर सुनी होगी,
तो क्लाइमेट चेंज की जब भी चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, ठीक। और फिर है रिजर्व्स, जैसे रिजर्व है हम इतना यूज़ नहीं कर पा रहे, उनको भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं डेवलपमेंट के आधार पर, ये सारी चीज़ें। तो एक सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अपना माइंड में बना लें, याद कर लें, और इन्हीं में से कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे जाएंगे कि भाई ये जो रिसोर्सेज है कि मिनरल्स है, ये किस टाइप का रिसोर्सेज है, विच टाइप ऑफ रिसोर्स है ना, बायोटिक पूछा जा सकता है, मे बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में। नेक्स्ट क्या है, फिर एक छोटा सा एनसीईआरटी ज्ञान देता है हमें यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। क्या? डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि भाई एक ऐसा विकास, देखिए इन द एंड सभी को अपना डेवलपमेंट करना ही है। आप आज अल्फ़ाबेट सीखे तो कल भाई रोमन नंबर सीखेंगे। ऐसी कंट्री है या कोई व्यक्ति है तो वो अपना डेवलपमेंट करेगा ही करेगा। इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, सतत पोषणीय, ठीक है, सतत पोषणीय विकास, ठीक, विकास लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स क्या कि जो फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में काम करे, फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखना है हमें। किसका ध्यान रखना? फ्यूचर की जनरेशन का भी ध्यान रखते हुए हम अपनी भी डेवलपमेंट करें। ऐसे डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो ये डेफिनेशन है, सिंपल सा कीवर्ड है, आप इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? इसमें रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट इज वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक। तो समझ में आया क्या है भाई? जो संसाधन क्या है, संसाधन इतने ज़रूरी हैं भाई हमें, हमारी मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे जो जीवन को मेंटेन करने के रिसोर्सेज का प्रयोग करना काफ़ी ज़रूरी है, हमारे जीवन यापन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, राइट, है ना। तो ये फ्री गिफ्ट है। जब फ्री की चीज़ बढ़ती है तो भाई उसका दोहन भी होता है, काफ़ी अंधाधुंध चीज़ें उसकी प्रयोग की जाती है। जब ऐसा नहीं है फ्री में बट रहा है तो भाई उनका बस खर्च कर दो, दूसरे का ध्यान नहीं रखना है ना। तो जब फ्री चीज़ मिल रही है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अब इसके कुछ परिणाम भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस लीड टू द फॉलोइंग मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स। अब क्या है इसमें कुछ जब इनको अंधाधुंध यूज़ करते हैं, है ना, इनका भाई तगड़ा यूज़ हो रहा है ना, बिना किसी रोक टोक के, तो कुछ चीज़ें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स, है ना। डिप्लेशन मीन्स होता है हाश, है ना। रिसोर्सेज मतलब रिसोर्स जो संसाधन है इनका आए दिन हाश हो रहा है, धीमे धीमे इनका खत्म ही हो रहा है। फॉर द सेटिस्फाइंग ग्रीड में लालच, फिर फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों के लालच के चक्कर में, भाई ऐसा तो नहीं है सभी लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों के चक्कर में, तो कुछ चीज़ें हमें एक प्रॉब्लम भी हो रही है ना। अक्मुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स, जब भाई अक्मुलेशन मीन्स मतलब जब एक व्यक्ति या एक कुछ लोगों के हाथ में जब रिसोर्सेज की कमान आ जाए तो भाई जिसके पास रिसोर्स है तो वो क्या करेंगे, वो उनका यूज़ करेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो ये पूरे सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। मेनली कौन से भाग? रिच और पुअर। जो ज़्यादा यूज़ कर लेंगे वो रिच हो जाएंगे, जो बेचारे यूज नहीं कर पाएंगे वो बेचारे गरीब रह जाएंगे, है ना। तो सिंपल सी ये कुछ एक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, है ना। अब इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब अंधाधुंध इनका अगर हम प्रयोग करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो भाई ये हमारे देश के साथ साथ ये विश्व में भी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, मतलब हमें ही नहीं, ये एक पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए समस्या का विषय बन जाएगा, ठीक है ना। तो
अब जैसे कौन सा आपको क्या हो सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, काफ़ी चर्चा सुनी होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। ओजोन लेयर मतलब जो ओजोन की लेयर है वो काफ़ी धीमे 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 वो चीज़ें अवक्षय, अवक्षय बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवक्षय, है ना। ओजोन परत अवक्षय मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेज की जो कैपेबिलिटी रोकने की है वो काफ़ी कम होती जा रही है ना। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, पर्यावरणीय प्रदूषण, लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि का निम्नीकरण, मतलब भूमि के निम्नीकरण धीमे धीमे होते जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लैंड हमें बचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्या आता है, अब नेक्स्ट आता है कि भाई एक शहर है ब्राज़ील का, रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरो, राइट। रियो, ये याद कर लेना, यह शहर का रियो डी जेनेरो कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। यहाँ पे अर्थ समिट हुई थी कब, 1992 में। तो यहाँ पे इतने याद रखना कि कब करीब 100 से ज़्यादा जो देश हैं वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी आए वहाँ, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, है ना। तो वहाँ पे 21वीं शताब्दी के लिए 21 कुछ मुद्दे बनाए उन्होंने, कुछ लिस्ट बनाई। तो इतनी यादें रखनी है, ज़्यादा कुछ याद रखना है ना, बस एक शहर याद रखना है, कहाँ पे हुआ था और किस तरीके से हुआ, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या कर सकते हैं भाई, संसाधन का नियोजन भी तो करना है। अब तो ये समस्या पर चर्चा कर ली हमने, संसाधन पर चर्चा कर ली, लोग भी इकट्ठे हो गए, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग कि भाई इनका किस तरीके से अब इंसान है, इंसान अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, इनका प्लानिंग भी तो करनी है, राइट। अब प्लानिंग कैसे, अब क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इस अच्छा कीवर्ड क्या है, प्लानिंग सिंपल सी भाई, प्लानिंग करते हैं, खेलने की भी प्लानिंग करते हो ना, योजना बनाते हो ना। तो अगर हम एक टेक्निक ही तो है, तो अगर हम इसका अपनी विवेक से, अपने दिमाग से प्रयोग करें, किसका, रिसोर्सेज का, तो कुछ को ना कुछ भला हो सकता है। इट बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अब भाई रिसोर्स प्लानिंग तो इंडिया में इतनी ज़्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि यहाँ पल पल पे भाषा, पल पल पे पानी बदल जाता है। वेयर रिसोर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स जहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी अनइवन, मतलब नॉट इवनली, मतलब ऐसा नहीं कि बराबर बराबर भाई सबके हिस्से में पहाड़ है तो पूरे सभी राज्यों में पहाड़ है, सभी जगह माइंस हैं, है ना, सभी जगह पानी की अवेलेबिलिटी है। तो कई कई राज्यों में कहीं पानी ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते समझते हैं। द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। तो भाई अगर इन राज्यों के बारे में बात करें तो ये क्या भाई, मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है। कोयला भी इनके पास ज़्यादा है, ये देखिए JCB किस तरीके से कोयला निकाल रही है। हाँ, अब नेक्स्ट क्या था, अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। भाई यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भाई बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र बह रही है यहाँ पे, है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, तो पानी की एबिलिटी, लेकिन वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी कम है, काफ़ी कम क्या है, बहुत ज़्यादा कम है ना। अब लेकिन धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इन इज़ कहाँ पे क्या ये है, इन इज़ वेरी वेल इंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। इंडाउड द सोलर मतलब यहाँ पे इनमें कैपेबिलिटी है राजस्थान में कि भाई जो सोलर एनर्जी के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, विंड एनर्जी के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। भाई लेकिन हमारे रेगिस्तान है लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा कमी है ना। तो कुछ द कोल्ड डेजर्ट, अब ये लद्दाख है भाई, है ना, लद्दाख है, लद्दाख तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है भाई, दूर है, उसके बारे में ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ना, पानी की भी काफ़ी कमी रहती है, लेकिन इट इज़ वेरी रिच कल्चर, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स से जहाँ पे प्लानिंग, इसके आधार पे प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। अब किस तरीके से प्लान बनाए, हमने चीज़ें तो बता दी आपको किस तरीके से प्लान बनाए। रिसोर्स प्लानिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि भाई हमने कह दिया कि प्लान बनेगा, चलिए प्लान बनाते हैं तो प्लान नहीं भाई, प्लान बनने में एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ना। तो अब क्या है कि हमें पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले हमें पूरे देश के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वहाँ की पहचान करनी पड़ेगी, उनको एक पूरा कंप्लीट एक सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये सारी मेजरमेंट करनी पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी मेजरमेंट करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें
एक पूरा स्ट्रक्चर, मतलब इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोव्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। अब भाई क्या है, संसाधन की विकास योजनाएं लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज, स्किल्स है ना, इंस्टीट्यूशनल एक पूरा ढांचा तैयार करना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, है ना। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा कि संसाधन का विकास, जो रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो देश के डेवलपमेंट के साथ किस तरीके से सामंजस्य बैठा सकता है, ये सारी चीज़ें, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब देश के प्लान्स के साथ मैच करके आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम रिसोर्स डेवलपमेंट मत कर देश की तरक्की वगैरह नहीं करें, हम रिसोर्स प्लानिंग की भी करनी है और साथ साथ देश की डेवलपमेंट की भी बात करनी है, राइट। अब नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। अब इनका संरक्षण किस तरीके से हो, तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट, रिसोर्सेज आर विटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन। ठीक है, देखिए भाई, देखिए रिसोर्सेज क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इरेशनल कंजप्शन भाई मतलब बुद्धिहीन, मतलब आप इनका अंधाधुंध यूज करो। क्या है कि आजकल क्या है कि यार हम कहीं देखा होगा शहरों में, गाँव में अपनी बाइक धुल रहे हैं तो बाइक का पानी एकदम बही रहा है पूरी, मतलब जिससे कम से कम 100 घर पानी पी लें उनके गांव में, तो आज लोग बाइक धुल लेते हैं उससे, इतने पानी से, है ना। तो विवेकहीन, मतलब उन्होंने कहोगे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है ये बोलेंगे, है ना। तो मतलब विवेकहीन कंजप्शन हो रहा है किसका, पानी का या अदर चीज़ों का, और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू, भाई अब ये समस्याएं उत्पन्न करेगा नहीं करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। अब इन सारी समस्याओं से दूर हटने के लिए भाई हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग अलग लेवल पे हमें इनका पूरा प्लानिंग के साथ इनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। अब इसके बारे में एक गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, इन्होंने कुछ एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है। क्या दिया, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड, हमारे पास इतना तो है कि भाई सभी की जो नीड है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। भाई हमारे पास इतना तो है कि हमारी जो नीड है वो फुलफिल हो जाए, लेकिन भैया किसी के लालच के लिए हमारे पास, किसी का पेटी भरने के लिए, किसी का पेट भरने के लिए इतना, ठीक है, नहीं है। तो ये गांधी जी ने एकदम तगड़ा इसके बारे में बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कुछ एनसीईआरटी ने कुछ बॉक्स में ज्ञान दे रखा है ना। तो और सबसे पहले किसने इसकी एडवोकेट किया था, तो क्लब ऑफ रोम ने कब किया था, ये डेट याद रख लेना है, बुक्स का नाम याद रख लेना है ना, है ना। ये सारी चीज़ें हमें अक्सर पूछी जाती हैं। शमशेर ने ये बुक लिखी है, तो एमसीक्यू में ये आपसे पूछा जाएगा, एमसीक्यू में मे भी पूछा जाए, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लें। ठीक, एक नोट्स। अब आया लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्सेज क्या है, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost important, it support natural vegetation, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट। भाई अब आया लैंड एज अ रिसोर्स, तो भाई जो ज़मीन है, जो भूमि है, भाई वहाँ तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, यहाँ पे तो सब कुछ हो रहा है ना। पूरा ह्यूमन बीइंग ही टिका है, वेजिटेशन है, जानवर हैं, पेड़ पौधे, जिन पूरा इकोसिस्टम ही लैंड रिसोर्स पर डिपेंड है सबसे। तो यहाँ पे हम चर्चा, और भारत में क्या है कि भारत में भी इंडिया हैज़ अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स लाइक, अब इंडिया में क्या है, माउंटेन भी हैं, प्लेट्यू भी हैं, प्लेन्स भी हैं, आइलैंड भी हैं, ठीक है, माउंटेन। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, तो अगर हम देखेंगे कि प्लेन्स कितना है, प्लेन्स के बारे में बात करें, ठीक है, माउंटेन के बारे में बात करें, प्लेट्यू के बारे में बात करें, तो डायग्राम दे दिया जाएगा और इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि भाई एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो कि 27% इसमें प्लेट्यू है, 43% इसमें प्लेन्स है, 30% इसमें माउंटेन्स है। अच्छा, प्लेट्यू क्या होते हैं, ना तो वो माउंटेन होते हैं, ना ही वो माउंटेन होते हैं, ठीक है, ना ही वो माउंटेन होते हैं, मीन्स क्या, ना ही वो माउंटेन होते हैं और ना ही वो प्लेन्स होते हैं। ये क्या होते हैं कि थोड़ा ना ही इतने ऐसे एक सिंपल सा ऊंचा प्लेटो बोल सकते हैं, ना ही वो पहाड़ है ना वो प्लेन है, सिंपल सा ऊंचा, ये पूरा ऐसे इस तरीके से जो एरिया बोल सकते हैं, ये सब क्या है, एक प्लेटो है, तो इसको प्लेटो बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है,
अब इसका लैंड रिसोर्सेज तो हमने देख लिया, लैंड रिसोर्सेज देख लिया, अब ये पूरा परसेंटेज भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्या हम चर्चा करेंगे, अब इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है, भूमि का उपयोग किस तरीके से हो सकता है, लैंड का यूटिलाइजेशन, है ना। लैंड अब किस तरीके से भू उपयोग होता है हमारे यहाँ, है ना। तो फॉरेस्ट में आधे से ज़्यादा वनों में रखा है ना। अब कुछ ज़मीनें क्या है कि नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसा नहीं है कि सारी भूमि, अब कुछ ऐसी भूमियों में घिर रखा है जहाँ पे कल्टीवेशन भी नहीं है। अब जैसे फर्स्ट ऑफ बैरियर एंड वेस्ट लैंड, मतलब जो बंजर भूमि है, अब जो कल्टीवेशन में तो यूज हो ही नहीं रही उनको, है कि नहीं। तो बंजर भूमि, कृषि अयोग्य भूमि, है ना। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, अब कुछ कुछ ज़मीन ऐसी में घुर रखी है, कोई बिल्डिंग में, रोड्स में, फैक्ट्रीज में, यहाँ पे भी है, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। फैलो लैंड, पड़ती भूमि, जैसे परमानेंट पास्चर मतलब चारागाह, ग्राजिंग लैंड, है ना। तो लैंड अंडर मैस्कुलस ट्रीज ग्रुप्स, जंगल भी घिर रखा है, कल्टीवेशन वेस्ट लैंड भी, है ना। तो ये सब चीज़ें आप पूरा स्टडी कर लेना। फैलो लैंड, पड़ती भूमि, है ना। करंट फैलो मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी वो जगह लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब जहाँ कृषि क्या एक वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो, तो है ना, उसको बोलते हैं करंट फैलो लैंड, राइट। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। अब आता नेट्स ऑन एरिया। नेट्स ऑन एरिया क्या है, नेट्स ऑन एरिया क्या है, एक तरह से वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, है ना। वह भूमि जिस पे फसलें उगाई व काटी जाती हैं, और वो उसको बोलेंगे नेट्स ऑन एरिया सिंपली, ठीक है ना। मीन्स बोल सकते हैं कि सिंपली कोई एरिया है उसमें एक साल से अधिक, एक वर्ष से अधिक उसमें काटा गया है, बोया गया है, फिर काटा गया, बोया गया, एक साल से अधिक, ठीक है। तो ये सिंपल नेट्स ऑन एरिया होता है, ठीक है। आगे बच्चा, अब ये है कुछ, ये यहाँ से एग्जाम में पेपर में ज़्यादा नहीं आता, एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया था। कंपैरिजन है कि भाई जनरल लैंड यूज़ कैटेगरी है 1960 में कितना था, है ना। फिर और अभी वर्तमान में जो डेटा लेटेस्ट डेटा है 14-15 में कितना था, ठीक है। तो द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बाय द फिजिकल फैक्टर्स, जो अब द यूज़ ऑफ लैंड मतलब जो भूमि का उपयोग है वो दोनों फिजिकल फैक्टर भी डिपेंड करता है और ह्यूमन फैक्टर भी डिपेंड करता है ना, राइट। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है कि लैंड डिग्रेडेशन हम बोल सकते हैं कि भूमि का निम्नीकरण, ठीक है। तो लैंड, इसकी डेफिनेशन क्या है कि कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट रिजल्ट इन द लैंड डिग्रेडेशन। भाई अगर देखिए एक कोई खेत है, एक कोई प्लॉट है, मान लिया प्लॉट है भाई, यहाँ पे क्या है कि भाई ये छिंटू भी खेती कर रहे हैं, इनके बेटे भी खेती कर रहे हैं। अब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, लेकिन इसके बारे में इसको कंजर्व नहीं किया गया, इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, है ना। खेती करते चले जा रहे हैं तो लैंड डिग्रेडेशन निश्चित रूप से होगा, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव सर्व सेवर लैंड डिग्रेडेशन, है ना। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लैंड डिग्रेडेशन, इनकी वजह से काफ़ी लैंड डिग्रेडेशन हुआ। किसकी वजह से, माइनिंग की वजह से, क्योंकि वहाँ जंगल काटे जाएंगे, माइनिंग करी जाएगी, है कि नहीं भैया, तो वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन होगा। गुजरात में क्या होता है भाई, ओवर ग्राजिंग में रीजन है, इन सब रीजन में क्या है, ओवर ग्राजिंग, क्या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओवर ग्राजिंग, भाई वहाँ चारा का ही ज़्यादा है रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, है ना। तो और फिर नेक्स्ट हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, भाई यहाँ जो कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, ओवर एरीगेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम, किसका, लैंड डिग्रेडेशन का। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए। अब यहाँ से कीवर्ड क्या है कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ये डिफॉरेस्टेशन है ना, ओवर ग्राजिंग, ठीक है, ओवर एरीगेशन, ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं, क्या, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओवर ग्राजिंग और ओवर
वेरिएशन। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं, राइट। नेक्स्ट, सजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड। तो भाई यहीं से देखो कुछ बन जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, भाई वन लगाइए, जंगल कटेगा तो जंगल लगाइए, ठीक है। अब ओवर ग्राजिंग, ठीक है, तो भाई कंट्रोल करिए ग्राजिंग को, ये कंजर्वेशन ऑफ लैंड, इसकी ज़मीन को बचा सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, मतलब क्या है ये प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट? क्या है, ये खेत है, ये प्लॉट है, यहाँ खेती हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, पेड़ लगा दिए जाते हैं पूरी सीरीज़ के रूप में, ऐसे पूरा ऐसे, इस तरीके से। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डन्स बाय द प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस, मतलब जो भी क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो रेतीले टीले होते हैं उनमें कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की जो प्रोसेस है उसको करा सकते हैं ना, और भूमि कटाव भी वहाँ से रुक जाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जो बंजर भूमि है उनका वहाँ पे उसका प्रॉपर यूज है, उनको भाई फर्टाइल बनाओ, उनका यूज़ करिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग, भाई इनका माइनिंग का भी कंट्रोल करिए। हमने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे ओवर माइनिंग होती है, कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ पे ओवर माइनिंग भी होती है, डिफॉरेस्टेशन में तो ओवर माइनिंग भी होती है। तो ये इसके केस है, ये आप ये क्या कर सकते हैं, ये रीजन है और ये सजेशन है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सॉइल एज अ रिसोर्स। अब सॉइल एज अ रिसोर्स, अब सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है, इसमें क्या करेंगे, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्या, जो सॉइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो भाई यहीं से होनी है, यहीं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई ये तो घर भी है ना। सॉइल क्या है, कैंचू का घर है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का ये क्या है, हैबिटेट है सॉइल। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेडरॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम एंड आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ऐसा नहीं है कि सॉइल एक दिन में बन गई, 4 दिन में बन गई, 2 दिन में बन गई, भाई ऐसा कुछ भी नहीं, इनमें बरसों लग जाते हैं। मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया है ना, जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो एक दिन की नहीं कि भाई हाई स्कूल होने वाली कि इस साल पढ़े अगले साल पास हो गए, नहीं, इनमें बरसों लगते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ और फैक्टर भी हैं, वेरियस फोर्सेस, जैसे नेचर के, जैसे टेम्परेचर है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटीज़, है ना, डिकम्पोजर, ये सारी चीज़ें ये फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद कर लें। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, भारत में क्लासिफिकेशन, इंडिया में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती है। इंडिया हैज़ अ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, reliefs and the vegetation types. These have contributed in the development of various type of soils. ठीक है। अब वो यहाँ पे कलर के आधार पे भी कई प्रकार की ज़मीनें हैं, मतलब मृदाएं हैं, सॉइल्स हैं, जैसे अलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, ठीक। तो ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। एल्युवियल सॉइल को पढ़ेंगे अलग से, ब्लैक सॉइल को अलग से पढ़ेंगे, रेड एंड येलो सॉइल को अलग से पढ़ेंगे, लेटराइट सॉइल को अलग से पढ़ेंगे, एरिड सॉइल को अलग से पढ़ेंगे और फॉरेस्ट सॉइल को भी अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भाई एल्युवियल सॉइल, और ब्लैक। मोस्टली एग्जाम में इनसे तो पूछा ही जाता है, इनसे 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आएगा, नोट कर लीजिए इस बात को आप, आएगा जरूर यहाँ से। अलुवियल सॉइल क्या है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलुवियल सॉइल। अगर हम बात करें कि जो नॉर्दर्न एरिया है, ये एरिया है, ठीक है, किससे बना है, पूरा इन्हीं से बना है, अलुवियल सॉइल से। जो नॉर्दर्न एरिया है, जो उत्तर भारत हमारा है, तो ये पूरा क्या है, ये इसी से बना हुआ, किससे,
अलुवियल सॉइल से, राइट। दीज हैव बीन डिपॉजिट बाय द थ्री, भाई अब ये पूरे जो मैदान है, जो उत्तरी का मैदान है भाई, 3 रिवर से मिलके बना है पूरा एरिया रीजन, ठीक है। कौन कौन सी रिवर है ज़रा बताएं भाई। ये जो रिवर है भैया, एक तो अपनी इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि हमने ये नाम पढ़ रखा है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनका ये पूरा रीजन ये वाला, तो इनसे ये मिलके बना है कौन सा, एलुवियल सॉइल। अच्छा, अब एलुवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, भाई ये वाला रीजन, ये वाला ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ अ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी, ये वाला रीजन भी क्या है, एलुवियल सॉइल भी होता है। दिस सॉइल इज कंटेन एडिक्वेट प्रोपरेशन ऑफ पोटास, राइट, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो भाई इनमें क्या है कि जो ये वाली जो, इसको हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ बोलते हैं अलुवियल सॉइल को, तो ये अधिकतर क्या है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होते हैं, उनमें चूना भी होता है ना, लाइम। अब ये परफेक्ट किसके लिए भैया, ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, भैया गन्ने के लिए बहुत फेमस है, पैडी धान के लिए, गेहूं के लिए, और अदर जो भी जो अन्य अनाज फसलें हैं, दलहन की फसलें हैं, वो आज दाल वगैरह ये इसकी फसल के लिए प्रमुख है, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब उम्र के आधार पे, है ना, समय के आधार पे एलुवियल सॉइल को 2 भागों में, यहाँ से पूछा जाता है पेपर में भाई, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। एज के आधार पे हमने अलुवियल सॉइल को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक बांगर और एक खादर। कुछ याद रखना, इतना ही याद रखना है, बांगर और खादर। बांगर भैया ओल्ड अलुवियल सॉइल है और खादर बिल्कुल नहीं है। तो इनकी जो डिफरेंशिएट पूछा जाता है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, तो जो बांगर है, दीज सॉइल है लेस फर्टाइल, भाई कम उर्वरक है। ये जो नई वाली सॉइल है, नई अलुवियल सॉइल है, वो ज़्यादा उर्वरक है, मतलब ये ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। अब दीज सॉइल हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़, इसमें भाई जो मीन्स क्या है कि जो बांगड़ है, बांगर मृदा है, इसमें कंकड़ की जो कंकड़ के पार्टिकल हैं वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन जो खादर है, दीज सॉइल हैव लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़, मीन्स इसमें जो कंकड़ की मात्रा जो होती है अब बांगर की कंपैरिजन में ज़्यादा महीन होती है, मतलब ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, मतलब महीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्या आता है, ब्लैक सॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर, है ना। दिस जो ब्लैक सॉइल है भैया, ब्लैक सॉइल है तो भाई ब्लैक ही होगी, निश्चित रूप से ब्लैक ही होगी। और लेकिन इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि भाई कि विच सॉइल इज नोन एज अ ब्लैक सॉइल, तो आप आंसर क्या करेंगे, विच सॉइल इज नोन एज अ रेगर सॉइल, तो आंसर आपके एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लैटराइट सॉइल है, तो आंसर आप ब्लैक सॉइल करेंगे। रेगल सॉइल भी कहा जाता है ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोविंग कॉटन, मतलब इनको जो कपास की खेती करने के लिए सबसे आइडल होती है, इसीलिए वजह से इसको ब्लैक क्या कहते हैं, इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसको किसको, इसी को भाई, ब्लैक कॉटन, ब्लैक सॉइल को। दिस सॉइल इज फाउंड इन द प्लेटू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा कावेरी। अगर हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की, अगर हम एक सिंपल सा अपना प्यारा भारत बनाते हैं, ये सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें तो ये पूरा ये वाला रीजन है, ये क्या है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, ये नीचे तक आ जाइए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, भाई ये बहुत ही जो ब्लैक सॉइल है सिंपली क्लेली मटेरियल इज एड वेल एज अ नोन फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ होल्ड मॉइस्चर, ठीक है। बहुत ज़्यादा गीली होती है और चिपचिपी भी होती है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल इज डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स आपने 7th क्लास में पढ़ी होगी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो रेड सॉइल डेवलप ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, अग्नि चट्टानों पे कम वर्षा वाली एरिया में, लो रेनफॉल एरिया में ये डेवलप होती है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट फाउंड इन द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पेडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये यहाँ पे डेवलप होती है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, डिफ्यूजन समझ रहे हैं आप क्या, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन इन द
मेटामॉर्फिक रॉक, इट लुक येलो व्हेन इट अकर इन द हाइड्रेट फॉर्म। मीन्स क्या, जो ये सॉइल है, पहले तो ये आग्नेय चट्टान रूपांतरण में जो लौह धातु के प्रसार के कारण इनका क्या होता है, जो इनका रंग है जो पीला, जल योजन डिफ्यूजन बोल सकते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन, हाइड्रेट फॉर्म की वजह से, हाइड्रेट में बोल सकते हैं, जल योजन बोलते हैं इसको, इसकी वजह से इनका जो पीला रंग है निश्चित रूप से बाहर उभर आता है, राइट। तो लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल है, लेटराइट हैज़ बीन डेरिव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, ये लेटर से बनी है, कौन, इसका वर्ड ही लेटर से बना है ना, इसका सिंपल मतलब होता है ईट, ठीक। लेटर सॉइल डेवलप इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये इसका जो निर्माण होता है उष्ण कटिबंधीय, है ना, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इट मेनली फाउंड इन द कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश एंड द उड़ीसा। और भाई ये काजू के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, कौन सी, लैटराइट सॉइल, ये याद रखना है। कौन सी मिट्टी, मैचिंग के लिए भी पूछा जा सकता है भाई, मैचिंग कौन सी, आपको एक फसल दे दी है ना, क्रॉप्स दे दी आपको, ठीक है, और सॉइल दे दी, आज को CBSE मैचिंग वाले बहुत पूछ रहा है, तो ये मैचिंग करने के लिए काफ़ी आ जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है कि कौन सी फसल कहाँ पे हो रही, मैच हो रही है। एरिड सॉइल आ गया, एरिड सॉइल मीन्स आप, एरिड सॉइल मतलब मरुस्थलीय मृदा। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन द टेक्सचर एंड द सलाइन इन द नेचर, ठीक है। तो भाई मरुस्थलीय जो मृदा होती है उनका लाल और भूरे रंग की होती है। Due to the dry climate, high temperature, evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture, ठीक है। जो उच्च तापमान है और जलवाष्पन दर अधिक है, मतलब जो एवापोरेशन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा तेज है ना, इसको जलवाष्पन बोल सकते हैं, इसकी अधिक है, तो इसलिए मृदा में ह्यूमस और नमी की मात्रा काफ़ी कम होती है, ठीक है। और जो ये इसकी जो सॉइल की लेयर है वहाँ पे, उसकी जो कैल्शियम की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बढ़ती चली जाएगी धीमे धीमे, है ना। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ ये वाला इसका रीजन है, ठीक है। और अब ये भाई इस पर भी खेती की जा सकती है, उसको क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, है ना, सही तरीके से मतलब इसका एरीगेशन करेंगे तो ये भी खेती लायक बन जाती है, एरिड सॉइल भी। राजस्थान में आपने देखा होगा फॉरेस्ट सॉइल। अब जो वन मृदा है वो क्या है, द सॉइल इज़ फाउंड इन द हिली एरिया, भाई ऊपर का रीजन है अपने इंडिया का, ऊपर का रीजन, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ये वाला पहाड़ी रीजन में ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, ठीक है। द सॉइल इज लोमी एंड सिल्टी वैली साइड्स वाइल कोस ग्रीन इन द अपर स्लोप्स, ठीक है, ये याद रखना। अब आता है सॉइल इरोजन, ठीक है, मृदा अपरदन। तो इसको द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोजन, ठीक है। तो मृदा का कटाव और उसके भाव की जो प्रक्रिया होती है वो भाई सॉइल इरोजन कहलाती है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अपने आप कट जाएगी, इसमें कुछ नेचुरल फोर्सेस भी है, कुछ एजेंट भी काम करते हैं, जैसे हवा एक एजेंट का काम करी, ग्लेशियर भी एजेंट का काम करती है, वाटर ये भी एक एजेंट का काम करता है सॉइल इरोजन के लिए, और कुछ भैया इंसानों की हरकतें वो भी काम करती हैं, जैसे भाई वनों की कटाई कर दूँ, भाई सॉइल इरोजन तो हो गई, आप ओवर ग्राजिंग कराओ, कंस्ट्रक्शन कराओ भाई, है ना, माइनिंग कराओ, ये सब चीज़ें कराओ और सॉइल इरोजन भी साथ में कराओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनका कंजर्वेशन किस तरीके से करेंगे, कंजर्वेशन भी तो करेंगे भाई, कंजर्वेशन नहीं करोगे जब ज़्यादा सॉइल इरोजन का कुछ बचेगा ही नहीं, क्वालिटी आपके पास सॉइल नहीं बचेगी तो किस तरीके से खेती होगी, है ना। तो इसके लिए कंजर्वेशन के लिए काउंटर प्लगिंग है भाई, काउंटर प्लगिंग क्या होता है, काउंटर प्लगिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे द प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन वाटर डज नॉट रन डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड अ काउंटर प्लगिंग। जैसे अगर ऊपर से, जैसे पहाड़ों की जैसे ये है ऊपर, जैसे ये स्लोप्स है तो काउंटर प्लगिंग इसकी डायरेक्शन में ना करके ऐसे काउंटर प्लगिंग करो, क्योंकि ये नालियाँ बन जाएंगी तो ये अपना रोक लेंगी, है ना।
तो इसको बोलते हैं काउंटर प्लगिंग। आप इतना ही लिखा है काउंटर प्लगिंग इसका एक ये। अब टेरेस कल्टीवेशन, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स एंड द टेरेस मेड। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट एरोजन, है ना, टेरेस कल्टीवेशन भी एरोजन को, सॉइल एरोजन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। स्ट्रिप फार्मिंग, लार्ज फील्ड आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। भाई जो बड़े बड़े खेत होते हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। जैसे बड़े बड़े जो खेत हैं, जैसे ये बड़े बड़े खेत हैं, इनको कई भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। अब इनके बीच में कुछ ग्रासेस जमा दी जाती हैं, तो दिस ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड। तो ये जो बड़ी बड़ी जो घासें हैं वो इनकी जो हवा है, हवा है उनको रोक देती है, और इस तरीके से स्ट्रिप क्रॉपिंग भी सॉइल कंजर्वेशन का काम करती है। तो मैंने अपनी सबसे बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और इसकी जो पूरा नोट्स है आपको, है ना, नोट्स मैं आपको अपना टेलीग्राम पे आपको डाल दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करो और नोट कर लें। और जब एक बार पढ़ लेंगे, बार बार रिवीजन, एक दो बार रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी। बहुत एफर्ट डाल के इसको मैंने बनाया है, तो सिंपली आप याद करें, एक बार याद करें, दो बार याद करें और याद हो जाएगा। और यहाँ से अच्छा, मैपिंग का जो वर्ड है वो मैं एक अलग सीरीज ले आऊँगा जिसमें मैपिंग का अलग से कराऊँगा, है ना, चैप्टर वाइज, जैसे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद बच्चों।